Okay, now applications of polarized light. There are about 5 applications of polarized light. Number 1 is reducing the glare. अच्छा, रिड्यूसिंग द ग्लेयर गर्ल्स, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर आप किसी हाईवे के ऊपर ट्रैवल कर रही हैं या मोटरवे पर ट्रैवल कर रही हैं, बहुत सख्त गर्मी पड़ रही है, दोपहर के टाइम है, तो आपको रोड्स दूर से चमकती हुई नज़र आ रही होती हैं, जैसे पानी पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा रोड के ऊपर, वो ग्लेयर होता है। ग्लेयर को हम लोग उर्दू में शराब भी कहते हैं। मतलब वो एक्चुअली में वाटर होता नहीं है, वो बल्कि लाइट चमक रही होती है, सड़क पे लाइट चमक रही होती है और वो लाइट का ग्लेयर होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब आपके पास वाइट लाइट किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होती है तो पार्शली रिफ्रैक्ट हो जाती है और पार्शली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अगर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल किसके हो जाए, पोलराइजिंग एंगल के इक्वल हो जाए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उस टाइम आपके पास जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और रिफ्रैक्टेड रे होती है वो आपस में क्या बनाती है, 90 डिग्रीज एंगल फॉर्म करती है। और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो प्लेन के अलोंग पोलराइज हो गई है। ये देखें, ये प्लेन है, इसके अलोंग उसकी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बन गई है। तो रिफ्लेक्टेड रे आपकी पोलराइज हो जाती है और प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है। अभी जो प्लेन पोलराइज्ड होती है, चूँकि ये इस तरह से ज़मीन की सरफेस के अलोंग इसकी रोशनी फैल जाती है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ख़त्म हो जाता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाता है जो कि ज़मीन की सरफेस के बराबर ही होता है, इक्वल होता है, उसके डायरेक्शन में ही होता है। तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी रोशनी है जो कि ज़मीन की सरफेस पे स्प्रेड हुई हुई है और वह दूर से बहुत चमकती हुई नज़र आती है, क्योंकि वो उसकी जो सारी की सारी प्लेन ऑफ ऑसिलेशंस होती हैं वो अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड होती है। जो रोड की सरफेस होती है उसी के अलोंग उसकी प्लेन ऑफ ऑसिलेशंस जमा हो जाती हैं। तो रोड हमें बहुत चमकती हुई नज़र आ रही होती है, जैसे वाटर फैला हुआ है। तो इसको कैसे रिड्यूस किया जाता है, उसको सन ग्लासेस लगा के, यानी आपने ऐसे सन ग्लासेस यूज़ किए जिसके अंदर जो पोलोराइड ग्लासेस लगे हुए हैं उनकी जो आपके पास स्लेट्स हैं वो इस तरह से वर्टिकल है, इस तरह से शीशे के अंदर वर्टिकल स्लेट्स बनी हुई हैं। तो आपकी जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ ऑसिलेशन वाला पोर्शन है वो उसको, ये जो शीशे होते हैं सन ग्लासेस के, जिनकी जो ग्लासेस होती हैं वो वर्टिकली पोलराइज्ड होते हैं, ये ग्लासेस वर्टिकली पोलराइज, वो इस तरह की जो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सनलाइट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपकी आंखों में ये हॉरिजॉन्टल जो लाइट की पोलराइज लाइट होती है ये एंटर नहीं होती, ठीक, क्योंकि आपके जो ग्लासेस हैं उनकी जो पोलराइजेशन है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो वर्टिकल है, और जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उनकी जो ऑसिलेशन होती है, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन होती है, वो हॉरिजॉन्टल बन चुकी होती है। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ ऑसिलेशन इन वर्टिकल स्लेट्स में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और आपकी आंखों में ये तेज़ रोशनी नहीं एंटर होती। तो आप सन ग्लासेस यूज़ करती हैं जिनसे ये ग्लेयर रिड्यूस हो जाता है। नाउ ऑप्टिकल एक्टिविटी when the beam of light is made to pass through certain crystal, quartz और liquids, sugar solution, ठीक है, स्पेशली शुगर सोल्यूशन है, और ये कुछ क्रिस्टल्स भी, जैसे हमने यहाँ पे क्रिस्टलोग्राफिक देखी थी, उन्होंने क्या किया था, सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब कर लिया था काफ़ी सारे प्लेन ऑफ ऑसिलेशंस को, और जिस एक्सिस के अलॉन्ग उनके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस था वो सिर्फ वही प्लेन ऑफ ऑसिलेशंस उनमें से पास ऑन हुई थी। यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे क्रिस्टल्स और स्पेशली लिक्विड शुगर सोल्यूशन के अंदर शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर से जब हम लाइट को पास ऑन करते हैं, दैन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्रांसमिटेड पोलराइज लाइट इज़ फाउंड टू बी रोटेटेड। तो जब आपकी जो लाइट होती है वो पास होती है पोलराइज लाइट, ठीक है, पोलराइज लाइट को जब आप शुगर सोल्यूशन से गुजारते हैं तो पोलराइज लाइट की चूँकि ऑलरेडी आपकी एक पर्टिकुलर प्लेन ऑफ ऑसिलेशन होती है, फॉर एग्जांपल प्लेन ऑफ ऑसिलेशन उसकी वर्टिकल थी, लेकिन जब आपने उसको शुगर सोल्यूशन में से गुजारा तो शुगर सोल्यूशन से क्या हुआ कि उसकी प्लेन ऑफ ऑसिलेशन जो थी वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल बन जाती है, उसमें रोटेशन आ जाती है। यानी कि फिर से मैं पढ़ती हूँ, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द ट्रांसमिटेड पोलराइज लाइट इज़ फाउंड टू बी रोटेटेड, वो रोटेट कर जाती है, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन शुगर सोल्यूशन से गुजरने के बाद रोटेट कर जाती है। दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो गर्ल्स, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी फिनोमेना, आप ऑप्टिकल एक्टिविटी फिनोमेना के बारे में बताएं, तो वो आप बताएंगी, व्हेन द प्लेन पोलराइज लाइट इज़
passes through some sugar solution or some crystal, then their plane of oscillation is rotated by some angle, किसी एंगल पे वो रोटेट कर जाती है. दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी फिनोमेना. फॉर अ सोल्यूशन द एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन इट्स कॉन्सेंट्रेशन. यानी अगर जो शुगर सोल्यूशन आपने बनाया हुआ है अगर उसमें क्रिस्टल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी. यानी जो एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो ज़्यादा हो जाएगी. जो आपका अगर वर्टिकल है तो वो जल्दी हॉरिजॉन्टली प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाएगी, उसमें वो रोटेशन की एबिलिटी ज़्यादा होगी. एंड एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज पोलैरीमीटर इज़ यूज टू मैयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गिवन सोल्यूशन. पोलैरीमीटर आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक मीटर होता है जो कि प्लेन ऑफ ऑसिलेशन की रोटेशन को कैलकुलेट करता है. यानी आपने जो वाइट लाइट एंटर की है वो किस प्लेन ऑफ ऑसिलेशन से एंटर की है, सोल्यूशन से गुजरने के बाद उसकी प्लेन ऑफ ऑसिलेशन में कितनी रोटेशन आ चुकी है, उस रोटेशन को मैयर कौन करता है, पोलैरीमीटर करता है. जितनी ज़्यादा रोटेशन आई हुई होती है शुगर का जो सोल्यूशन होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज़्यादा होती है. इन शुगर मिल्स पोलैरीमीटर इज़ यूज टू मैयर द शुगर कॉन्सेंट्रेशन इन द सोल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम द शुगर केन. यानी शुगर केन से जो आपने सोल्यूशन बनाया है उस शुगर की सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसको चेक करने के लिए वो लोग पोलैरीमीटर यूज़ करते हैं और उसके अंदर पोलराइज लाइट को पास ऑन करते हैं. अच्छा, नाउ कर्टनलेस विंडोज़. कर्टनलेस विंडोज़ में बेटा आप लोगों के पास ग्लासेस होते हैं, शीशे इस तरह के होते हैं जिनकी वो कह रहे हैं कि 2 पोलराइजिंग शीट्स आर फिक्स्ड इन द विंडो. 2 पोलराइजिंग शीट्स होते हैं, जैसे हम अपने ग्लास के बजाय 2 पोलराइजिंग शीट्स, वो पोलराइजिंग शीट्स भी शीशे ही होते हैं, ग्लासेस ही होते हैं. एक बाहर की तरफ होता है, एक अंदर की तरफ होता है. One inside and the other is outside. The inner one is rotated in such a way that to adjust the amount of light to be admitted. यानी वो 2 शीशे होते हैं, एक बाहर का होता है, उसकी अपनी प्लेन ऑफ ऑसिलेशन फॉर एग्जांपल वर्टिकल है और अंदर वाले ग्लास की जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है वो हॉरिजॉन्टल होती है. तो अंदर वाले को इस तरह से हम सेट करते हैं, आगे पीछे करते हैं कि उससे जितनी हमें लाइट अंदर रिक्वायर्ड होती है कमरे में उतनी लाइट को हम अंदर एंटर करने देते हैं और बाकी को हम ब्लॉक कर लेते हैं. तो ये असल में कर्टन लेस, हमें इसके लिए इन विंडोज़ पे कर्टन्स डालने की ज़रूरत नहीं कि सनलाइट को ये ब्लॉक करें. ये ग्लासेस इस तरह के होते हैं जिनसे सनलाइट को ब्लॉक कर लिया जाता है. नो कंट्रोल ऑफ हेड लाइट ग्लेयर. अक्सर आपने रात को देखा है कि जो गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती हैं आगे, वो आंखों में पड़े तो बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी होती है, उसकी बहुत ग्लेयर होता है, चमक होती है. तो उसके लिए वो कहते हैं कि हम लोगों ने पोलराइज्ड लाइट्स यूज़ करनी चाहिए ड्यूरिंग नाइट सेफ ड्राइविंग. is possible if each car having polarizing headlights and polarized light viewer. Polarized glasses eliminate the glare of light as it is partially polarized by reflection from the water and roads. यानी जो ये glare होता है ये अगर वाटर या रोड पे पड़े तो ये और ज़्यादा ग्लेयर बन जाता है. तो उसको रोकने के लिए हम क्या करें, हम पोलराइज्ड अपनी हेडलाइट्स यूज़ करें और पोलराइज्ड लाइट व्यूअर्स यूज़ करें. ना स्ट्रेस एनालिसिस. स्ट्रेस एनालिसिस गर्ल्स अक्सर ये होता है कि जो आपके प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर अगर ज़्यादा स्ट्रेस पड़े तो उनके अंदर बेंडिंग और ट्विस्टिंग आ जाती है. दे बिकम डबली refracting and if viewed in white light between 2 cross polarized colored fringes are seen around the region of strain. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि वो जो रीजन, जो प्लास्टिक के रीजन अंदर स्ट्रेन होते हैं, जो स्ट्रेन यानी उनके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाती है बेंडिंग या ट्विस्टिंग की वजह से, उनके ऊपर जब आप वो करते हैं पोलराइज्ड लाइट डालते हैं तो पोलराइज्ड लाइट की वजह से ये होता है कि उनके उन रीजन्स में जो हैं कलर्ड फ्रिंजेस बनने शुरू हो जाते हैं. एंड दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड फोटो इलास्टिसिटी. यानी वो रीजन जो अंडर स्ट्रेन होते हैं उनके ऊपर जब आप पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करते हैं तो डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना अकर होता है उनके ऊपर, जिसकी वजह से उन रीजन्स के अंदर कलर्ड रिंग्स, कलर्ड फ्रिंजेस बनने शुरू हो जाते हैं और इसको फोटो इलास्टिसिटी का प्रोसेस कहते हैं. एंड इट इज़ यूज टू एनालाइज स्ट्रेसेस इन प्लास्टिक मॉडल्स एंड वेरियस स्ट्रक्चर्स.
यानी वेरियस स्ट्रक्चर जो प्लास्टिक मॉडल्स के बने हुए होते हैं वो अंडर स्ट्रेस जो रीजन्स होते हैं उनके ऊपर जब हम डबली पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करते हैं तो वो जो स्ट्रेस रीजन होते हैं उनमें कलर फ्रिंजेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और कलर फ्रिंजेस से हमें वो लोकेशन पता चल जाती है जो प्लास्टिक मॉडल के अंदर अंडर स्ट्रेस होती है। सो दीज आर द 5 यूजेस। आपने इन 5 यूजेस को अच्छी तरह से याद करना है। ये आपका पोलराइजेशन का क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपने पोलराइजेशन की डेफिनेशन देनी होती है सबसे पहले। पोलराइजेशन के बाद आपने क्या करना होता है कि ऑर्डिनरी लाइट का बताना होता है कि ऑर्डिनरी लाइट आपकी पोलराइज क्यों नहीं होती, वो क्यों अनपोलराइज्ड होती है और उसको पोलराइज बनाने के लिए किस तरह का आप लोग मेथड्स यूज़ करते हैं। 4 कौन से मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को भी जिस तरह से इन्होंने तकरीबन 2 मेथड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। एक सेलेक्टिव ऑब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है और रिफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स को एक्सप्लेन किया हुआ है और रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम सर्फेसिस ये बताया हुआ है यहाँ पे। ये वाला ब्रेस्टर्स लॉ, ये ब्रेस्टर्स लॉ में रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस, बाउंड्री सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्रिस्टल्स ने किस तरह से सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की है। सो ये ब्रेस्टर्स लॉ जो कि पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन है, दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड देन द एप्लीकेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, इसकी एप्लीकेशंस आपने याद करनी है, राइट।